दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन पर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। एपिसोड 17 पेशकश मीरे कारवां। मैंने उसके मलकूती सरापे से तवज्जो हटाने के लिए सर को झटका और कदरे मजबूत लहजे में पूछा, कैबिनेट में रखी थी तो वहीं रहने देती, क्यों उठा लाई हो? जरगुल बड़े ही दिलकश अंदाज में हंसी। उसकी हंसी में बड़ी मासूमियत थी। फिर उसकी सुरीली आवाज मेरी समात में रस घोलने लगी। वजान, तुम्हारी तरह मुझे कोई तनवीमी अमल तो करना आता नहीं। मैं इस साल से तुम्हारे सर में मसाज करूंगी, देखना तुम कितनी जल्दी नींद की हसीन वादी में उतर जाओगे। अच्छा तो ये बात है। मैं सुबह खरामी से बेड पर आ गया। तुमने मेरे सलूक को कर्ज समझा है और इस कर्ज को 24 घंटे के अंदर अंदर वापस लौटाना चाहती हो। इसका मतलब है कि मैंने जो कुछ सुना था ठीक ही सुना था। वो बिस्तर पर बैठते हुए बोली, तुमने क्या सुना था? यही कि तुम लोग कर्ज की वसूली और अदायगी में बहुत असूल पसंद वाक़या होते हो। क्या ये कोई गलत बात है? उसने उल्टा मुझसे सवाल कर दिया। मैंने रवादारी से कह दिया, नहीं ऐसा कुछ गलत भी नहीं है वजदान। वो मेरी आंखों में देखते हुए गहरी संजीदगी से बोली, मेरे इस फेल में रवायती असूल और जाब्ते का कोई दखल नहीं। ये ना कोई बदला है और ना ही कोई कर्ज। मैं तुम्हारी हालत और कैफियत को अच्छी तरह समझ रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम एक भरपूर और पुरसुकून नींद लो। कोकोनट ऑयल का मसाज तुम्हें गहरी नींद में उतार देगा, बस इतनी सी बात है। ये जितनी सी भी बात है बड़ी अच्छी बात है। मैंने तकिए पर सर रखकर आंखें बंद कर ली। तुम कोकोनट ऑयल मेरे सर में उतार दो, मैं नींद की वादी में उतरने की कोशिश करता हूँ। आंखें बंद करते ही मैंने अपने दिमाग को हटाई थी। मैं नहायती पुरसुकून मीठी और गहरी नींद सोऊंगा और ठीक 1 घंटे बाद मेरी आंख हशाश बशाश खुल जाएगी। 1 घंटे की ये नींद मेरी ज़हनी और बदनी थकावट को ज़ायल कर देगी। मेरी यह हदायत खत्म हुई तो मुझे अपने सर में नगमगी सी उतरती महसूस हुई। जरगुल की महरूती मोमी उंगलियों का तरन्नुम बड़े ही धीमे और रोमानी अंदाज में ऑयल के साथ छेड़खानी में मसरूफ था। उसकी उंगलियों की चुलबुली जुम्बशों में एक जादू सा था। यूं लग रहा था वो मेरे सर में मसाज कर रही हो, बल्कि साथ ही कोई सहर फूंक रही हो। उस जादूगरनी की ये सहरकारी जारी रही और पता नहीं मैं कब नींद की गुदाज आगोश में जा छुपा। मैं बसोक से नहीं कह सकता कि वो मेरी हदायत के असरात थे या जरगुल की कैफावर कोशिश के सम्राट। हुस्न की फसोगरी अकल की चारागरी पर हमेशा ही हावी रहेगी। ठीक 5 बजे मेरी आंख खुल गई। कमरे की लाइट ऑन थी। पलक झपकने में मुझे किस खुशगवार तब्दीली का एहसास हुआ। 1 घंटा पहले मैं तकिए पर सर रखकर सोया था, लेकिन अब मेरा सर जरगुल के जानू पर पड़ा हुआ था। मेरी कुव्वत लामसा ने गुदाज बदन की तारीफ को महसूस किया। मेरे रगो पैर में बिजली सी गूंज गई। मैं एक झटके साथ उठ खड़ा हुआ। जरगुल ने मेरी नींद के दौरान में तकिए को अपनी थाई से बदल दिया था। वो मेरे पहलू में इस तरह नीम दराज थी कि उसकी एक टांग दराज और दूसरी फोल्ड थी। उसने तकिया खड़ा करके बेड के सरहाने से टेक लगा रखी थी। इस नीम दराजी की हालत में उसकी आंखें बंद थी। मैं जब यकलख्त उठकर बैठा तो मैंने वाज़ेह तौर पर महसूस किया कि जरगुल को मेरी बेदारी का पता चल गया था, लेकिन वो आंखें मूंदे यूं जाहिर कर रही थी जैसे गहरी नींद में हो। मैं चंद लम्हात तक यकटुक उस खाबीदा मुरक्का हुस्न को देखता रहा और बेसाख्ता मुस्कुरा उठा। मेरी इस मुस्कुराहट में हैरत और इस्तजाब नहीं था, बल्कि एक नकाबले बयासी मानी आफरीनी थी। जरगुल के इस अंदाज में बड़ी ही संगीनी थी। मैं फैसला न कर पाया वो जरगुल थी या गुलजर। मैंने एक भरपूर निगाह उसके मुजस्सम सिरा पर डाली और बिस्तर छोड़ दिया। 10 मिनट के बाद मैं अपनी इब्तदाई जरूरियात से निबटकर फारिग हो गया। फिर मैंने सड़क की जानिब खुलने वाली खिड़की वा कर दी। इन दिनों मौसम हासा गुलाबी हो रहा था। हुनक हवा होले होले मेरे चेहरे पर बोसा दे रही थी। मैंने वहीं खड़े खड़े चंद गहरी और मुतवाजन सांसें ली। फिर कालीन पोश होकर आसन जमाकर योगा की निहायती अहम मशकें करने लगा। नकली वजदान की नसीहत अमेज अल्फाज मेरी याददाश्त में नक्श होकर रह गए थे। अगर मैं चीकी मशकों की तरफ से गाफिल हो जाता तो वो नकली वजदान यानी मेरा परतो किसी बदी की कुव्वत के कब्जे में चला जाता और ये मुझे किसी तौर मंजूर नहीं था। चीकी नडवास मशकों को बड़े ही इनमाक से किया जाता है। इस दौरान में मैं अपने गिरदोपेश से एक तरह किसी भी तरह बेगाना हो जाता था। मैंने महसूस मशकू से फारिग होने के बाद आंख खोली तो जरगुल का चेहरा नजर आया। वो बड़ी ही महवियत से मुझे देख रही थी। मुझसे निगाहें चार हुई तो वो धीरे से मुस्कुराई। मैंने पूछा, तुम कब उठी? तुम इतनी जल्दी क्यों बेदार हो गए?
मुझे तो 1 घंटे बाद उठना था इसलिए, लेकिन तुम? हम जवाब दिए बगैर एक दूसरे से सवाल पूछते जा रहे थे। बिलाहिर उसे हाथ मारना पड़ी। बोली, पता नहीं क्यों अचानक मेरी आंख खुल गई। कमरे में लाइट जल रही थी। मैंने देखा कि तुम बिस्तर पर मौजूद नहीं हो और तुम फिर मुझे इधर कालीन पर बैठे नजर आ गए। जब से अब तक तुम्हें ही देखे जा रही हूँ। मालूम नहीं कैसी अजीबोगरीब और उल्टी सीधी मशकें किए जा रहे हो, कभी सर नीचे, कभी टांगे ऊपर और कभी गुच्छम गुच्छा। उसकी हैरत और उलझन पर मैं मुस्कुरा उठा। मशकों के हवाले से उसका बयान दुरुस्त था, मगर मैं ये मानने को तैयार नहीं था कि अचानक उसकी आंख खुली हो। मुझे पूरा यकीन था कि या तो वो अभी तक सोई ही नहीं थी या फिर मेरे उठने से उसकी आंख खुली थी, लेकिन उसने मुझ पर खुद को सोता हुआ जाहिर करने की कोशिश की थी। वो औरत की फितरी चालाकी का मुजाहरा कर रही थी जिसे भोलेपन ने ढांप रखा था। मैं उसकी खुशफहमी बरकरार रखते हुए कहा, मुझे तो कुछ याद नहीं। तुम मेरे सर में कोकोनट ऑयल का मसाज कर रही थी और मेरी आंख लग गई। शायद तुम भी मेरे करीब ही सो गई थी। मेरी आंख खुली तो तुम बेखबर सो रही थी। मैं धीरे से उठा और अपने मामूलात में मसरूफ हो गया। मैं तो समझ रही थी कि तुम सुबह देर तक सोगे, लेकिन अभी सुबह होने में देर भी है। वो एक अंगड़ाई लेकर बदन को तोड़ते हुए बोली, तुमने बताया है कि तुम्हें तो 1 घंटे बाद ही उठना था और मैं देख रही हूँ कि तुम तो तैयार भी हो चुके हो। क्या कोई खास प्रोग्राम है? हाँ सी प्रोग्राम है। मैंने झिलमिलाती नाइटी से निगाह चुराते हुए कहा। मैं 1-2 घंटे के लिए फ्लैट से बाहर जाऊंगा, तुम आराम से सो जाओ। मैं फ्लैट की एक चाबी साथ ले जाऊंगा। वापसी पर मैं खुद ही दरवाजा खोलकर अंदर आ जाऊंगा। इस दौरान में तुम अपनी नींद पूरी कर लो। तुम्हारे हालिया तेवरों से मुझे यकीन हो गया है कि अब तुमने डरना छोड़ दिया है। तुम हासी बेबाक हो गई हो। आखिरी जुमला मैंने इसकी आंखों में देखते हुए अदा किया था। वो जरा सा झींपी और निगाह चुराते हुए बोली, वाकई में महसूस कर रही हूँ कि डर और खौफ बड़ी हद तक जायल हो चुका है। मैं अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस सा महसूस कर रही हूँ। अगर इसी तरह निडर बनने की कोशिश करती रही तो मुझे यकीन है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। ट्राई इट अप। वो अचानक मौजू बदलते हुए पूछी, तुम 1-2 घंटे के लिए किसी खास प्रोग्राम से जा रहे हो? मैंने सरदस्त और कबल अज वक्त उसे तफसील बताना जरूरी न समझा, वरना या तो वो मेरे साथ जाने की जिद करती या फिर मुतद्दिद सवालात निकाल कर बैठ जाती। मैंने टालने वाले अंदाज में कहा कि मुझे किसी शख्स से मिलने जाना है। वो मुल्क से बाहर जा रहा है। उसे सी ऑफ करने डिफेंस सोसाइटी तक जाऊंगा। उसने शख्सना नजर से मुझे देखा, लेकिन कोई इतराज न किया। बस इतना ही कहा कि जरा जल्दी आने की कोशिश करना। मैं अब इतनी भी निडर और बेखौफ नहीं हुई। तुम फिक्र ना करो, रही से कसर भी पूरी हो जाएगी। मैंने मानी है अंदाज में कहा, मैं वापस आऊंगा, फिर नाश्ता करेंगे। वो खामोश नजर से मुझे देखती रही। इस दौरान में 2-3 मरतबा उसने हासी कुशादा जमाइयां भी ली। मैंने फ्लैट से रुखसत होने से पहले उसे हदायत की थी कि वो आरामदेह पुरसकून नींद सो जाए। फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, मैं बहुत जल्द लौट आऊंगा। उसने मुझे खुदा हाफिज कहा और दरवाजा बंद कर लिया। मैं अपार्टमेंट्स बिल्डिंग से बाहर आ गया। चारों तरफ अंधेरे का राज था। सूरज निकलने में अभी कमोबेश 1 घंटा बाकी था। मैं व्हाइट शेरोट को टच नहीं किया और पैदल ही लिबर्टी की जाने बढ़ गया। लिबर्टी सिग्नल के करीब रात भर 2-3 टैक्सियां खड़ी रहती थी। मैं टैक्सी में बैठकर अपनी मंजिल की तरफ जाने का इरादा रखता था। डिफेंस, क्लिफ्टन और इन्हीं जैसे दूसरे पोश इलाकों में लोग देर तक जागते हैं, इसलिए सुबह जल्दी उठने का रवाज नहीं। इन इलाकों में अमूमन 10 बजे से पहले सुबह नहीं होती, इसलिए मैंने अलीउल सुबह कार्रवाई का फैसला किया था। ये एक ऐसा वक्त था जब मेरे शिकार की नींद अपनी गहराई की इंतहा पर होती। मैं जेडी मलिक को सुबह दम शिकार करना चाहता था। लिबर्टी से मैंने टैक्सी की और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। सीट की पुश्तगाह से टेक लगाते हुए मैं जेडी मलिक के बारे में सोचने लगा। उस शख्स की अहमियत मुझ पर वाज़ेह हो चुकी थी। चौधरी नवाजिश, उसका नाम सुनकर जिस तरह चौंका था वो नजरअंदाज किए जाने के काबिल नहीं था। फिर फैसल ने अपनी मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए जेडी मलिक तक ही रसाई हासिल करने की कोशिश की थी। ये अलग बात कि उसकी कोशिश से फायदा उठाकर मैंने जेडी मलिक का पता और फोन नंबर अपने जहन में महफूज कर लिया था। अपने प्रोग्राम के मुताबिक मैं पहले जेडी मलिक को छापना चाहता था। साहिल के बारे उससे मुफीद मालूमात हासिल हो सकती थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक ये शख्स चौधरी की कराची नेटवर्क को कंट्रोल कर रहा था। उस वक्त मैं अपने असल हुलिये में था और सुहेल वाला मेकअप 2 रोज के फ्रेश अप ने खत्म कर दिया था। मैंने सोचा पहली फुर्सत में नसीम जौहर से मिलकर इस फन में इतनी महारत हासिल कर लूंगा कि हुलिये की तब्दीली के लिए मैं किसी का मोहताज ना रहूं। टैक्सी को मैंने डिफेंस मार्केट के सामने छोड़ दिया था, फिर 2 तरफा सड़क अबूर करके मार्केट के कोने पर आ गया। यहाँ से एक सीधा रास्ता मार्केट की अकबी समझ जाता था।
जिधर डिफेंस फेज 2 के आलीशान बंगलों का सिलसिला शुरू हो जाता था। मुझे उसी तरफ जाना था। जेडी मलिक का बंगला उसी इलाके में वाक़या था। उस बंगले का नंबर मेरे जहन में महफूज था। फ्लैट से निकलते हुए एहतियातन मैंने एक भरा हुआ पिस्तौल अपने साथ रख लिया था ताकि किसी इंतहाई नागुज़ीर सूरत हाल में इसका इस्तेमाल किया जा सके। वैसे असले के इस्तेमाल से मैं हत्तुल इम्कान बचने की ही कोशिश करता हूँ। पोस्ट ऑफिस के करीब से गुजरकर मैं बंगलों वाले हिस्से में दाखिल हो गया। फिर ठीक 5:05 पर मैंने जेडी मलिक के बंगले के सामने से गुजर रहा था। मैंने बड़ी एहतियात से घूम फिर कर उस बंगले का जायजा लिया। उसके सामने वाली और रकबी गली में सन्नाटे का बसेरा था। बंगले के गेट से मुल्हिक एक छोटा सा गार्ड रूम बना हुआ था जिसका दरवाजा मुझे बंद नजर आया। मैं यकीन से नहीं कह सकता था कि अंदर गार्ड मौजूद होगा या नहीं। एक इम्कान ये भी था कि चौकीदार या सिक्योरिटी गार्ड नमाज पढ़ने गया हो। उस वक्त नमाज फजर अदा की जा रही थी। बंगले के अंदर दाखिल होने के लिए मैंने अकबी गली का इंतखाब किया। ये एक गंदी गली थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक ये बंगला 600 गज पर बना हुआ था। बंगले की गेट पर जेडी मलिक की नेम प्लेट देखकर मैं मुतमईन हो गया था कि मैंने बिल्कुल दुरुस्त जगह पर पहुंच गया हूँ। ये सोचना एक हमाकत होती कि जेडी मलिक इस बंगले में तने तनहा रहता होगा। उस जैसे जराइम पेशा लोग अपने इर्द गिर्द महफूज और मजबूत हिफाजती हिसार रखते हैं। मुझे इस हिसार से बचकर या उसे तोड़कर अपने मतलूबा शिकार तक पहुंचना था। मैंने मोहतात नजर से बंगले की अकबी दीवार का जायजा लिया। दीवार लगभग 8 फुट बुलंद थी और दीवार की इस बुलंदी के ऊपर हारदार तार का जंगला नस्ब था ताकि वहां से दीवार फलांग अंदर दाखिल न हो सके कोई। इस अकबी दीवार में मुझे एक छोटा सा आहनी दरवाजा भी नजर आया जो अंदर से बंद था। ज्यादा उम्मीद यही थी कि वो लॉक होगा। अपनी हिफाजत के ख्याल से जो लोग बंगले की दीवारों के ऊपर हारदार तार की बाड़ लगवाते हैं वो रात के वक्त उस बाड़ में करंट भी छोड़ देते हैं ताकि मोहमजोई के शकीन अफराद को लग पता जाए। मैंने पहले उस बाड़ को चेक करना चाहा। मालूम हुआ कि उसमें किसी किस्म का करंट नहीं दौड़ रहा था। दीवार के ऊपर 2-3 फुट के फासले पर एंगल आयरन अमूदी शक्ल में नस्ब थे जिनमें मौजूद सुराहों के साथ हारदार तार को परोकर वो बाड़ तैयार की गई थी। मज़कूरा एंगल आयरन की बुलंदी कमोबेश 2 फुट रही होगी। ये यकीन हो जाने के बाद कि उस आहनी जंगले में बिजली मौजूद नहीं, मैंने अपने काम का आगाज कर दिया। मेरे पाँव में सुबह और आरामदेह जॉगर्स थे। मैं एक स्टेप लेकर अपने कदमों पर उछला और एक पाँव दीवार के साथ टिकाकर अपने जिस्म को बड़ी ही सूरत से ऊपर उठा लिया। अगले ही लम्हे निहायत फुर्ती का मुजाहरा करते हुए मैं एक एंगल आयरन को थाम चुका था। इस इब्तदाई कामयाबी के बाद मैंने झूलते हुए अपने जिस्म को एक और झटका दिया और बड़ी ही एहतियात के साथ दीवार के ऊपर पहुंच गया। मैंने एंगल आयरन को पकड़ते हुए इस बात का ख्याल रखा था कि हारदार तार मेरे कपड़ों में उलझकर मेरे जिस्म को कोई नुकसान न पहुंचाए। वैसे मैंने उस वक्त ब्लू जीन्स के ऊपर स्याह चुस्त शर्ट पहन रखी थी, लिहाजा इस नौयत का उलझाव का इम्कान नहीं था। अब मेरे सामने 2 फुट ऊंची कांटेदार बाड़ की रुकावट थी जिसे बड़ी ही टेक्निक से अबूर करने की जरूरत थी। मैंने शाओलिन टेम्पल में हाई जंप और फ्री फॉल की बहुत ही प्रैक्टिस की थी और इन फनून में महारत भी हासिल कर ली थी। अब इस टेक्निक की आजमाइश का वक्त था। मैंने एक एंगल आयरन को 2 मुख्तलिफ जगहों से थामकर दीवार के ऊपर पांव फैला लिए। पांव का ये फैलाव लगभग 1 फुट था, जैसे कि पोजीशन या स्टांस के वक्त होता है। जंगले के कांटेदार तार 5-5 इंच के फासले पर पिरोए गए थे। मैंने एंगल आयरन को थामे थामे एक गहरी सांस ली और हाथ पांव की महसूस जुम्बशों की मदद से एक हाई जंप लगाई। पलक झपकने में मैं सबसे ऊपर वाले तार पर खड़ा था। मेरे पांव में मजबूत जॉगर्स थे, लिहाजा मुझे कांटेदार तार ने किसी किस्म का कोई नुकसान न पहुंचाया। उस तने हुए तार पर मेरा कयाम मुश्किल से 1 सेकंड रहा होगा। अगले ही लम्हे मैंने फिजा में फ्रंट समरसॉल्ट लगा दिया। तनी हुई साहनी स्पोर्ट ने मेरे लिए जंपिंग पैड का काम किया। जैसे ही मेरे कदमों ने तार को छुआ मुझे एक जबरदस्त पुश मिला जो समरसॉल्ट लगाने के लिए बहुत ही मावन साबित हुआ और मैंने हवा में रोल किया और समरसॉल्ट की तकमील पर मेरे कदमों ने एक हल्की सी धप के साथ लान की नरमी पर दस्तक दी। लान में मौजूद घास हासी दबीज थी, लिहाजा उस धप की आवाज वहीं दम तोड़ गई। मैं किसी बदमजगी के बगैर बंगले के अंदर दाखिल हो चुका था। मैं अपने कदमों पर रहते हुए चारों जानब मुहतात निगाह दौड़ाई। अंधेरा अब आहिस्ता आहिस्ता उजाले में बदलने लगा था। मेरी आमद बंगले के मकीनों में किसी को इस तरह मतवज्जा न किया। मैं दबे कदमों लान से निकल आया। उस वक्त मैं बंगले के अकबी हिस्से में था और तामीरी हिस्सा उसके बाद आता था। मैंने अंदर दाखिले से पहले हिफाजती इंतजाम का जायजा लेना जरूरी समझा। बंगले के पहलू वाली दोनों दीवारों के साथ 5-6 फुट चौड़ी गुजरगाहें थी जो सीधी बंगले के सामने वाले हिस्से में पहुंचती थी।
मैं एक दीवार के साथ मुहतात रवि से कदम उठाने लगा। वो बंगला एक मंजिला था और मैंने उसकी छत पर किसी किस्म की हिफाजती तदबीर नहीं देखी। ये हैरत अंगेज बात थी। मैंने ये हालात में साथ सामने वाले हिस्से की तरफ आ निकला। उधर बरामदे में मुझे एक मुहाफिज नजर आया। वो एक कुर्सी पर बैठा ऊँघ रहा था। उसकी गन कुर्सी के साथ ही टिकी खड़ी थी। मैं उस शख्स की तरफ बढ़ने का इरादा ही कर रहा था कि गार्ड रूम में से एक शख्स निकलकर सामने आ गया। वो यकीनी तौर पर गेट वाला चौकीदार था। उसके हाथ में एक क्लाशनकोफ भी नजर आ रही थी। मैं गन बरदार को देखते ही उछलकर दीवार के साथ लग गया। मुझे उम्मीद थी कि उसकी नजर मुझ पर नहीं पड़ी होगी। अगले ही लम्हे मेरी समात में उसकी आवाज गूंजी। वो कुर्सी पर सोए हुए मुहाफिज को मुहातिब करते हुए कह रहा था, नजीर अली उठ जाओ, सुबह हो गई है। गार्ड की इस पुकार ने साबित कर दिया कि उसने मुझे नहीं देखा था, वरना वो सबसे पहले मेरी ही जाने पड़ता। मैं उसी दीवार से लगा खामोश खड़ा था। 2-3 मरतबा पुकारने के बाद गार्ड ने नजीर नामी उस मुहाफिज को जगा दिया और दोबारा अपने गार्ड रूम की जानिब चला गया। मैंने अपनी जगह पर खड़े खड़े गार्ड रूम की तरफ निगाह दौड़ाई। मुसल्ला चौकीदार अपने महसूस कमरे में पहुंचकर एक कुर्सी पर बैठ गया था और उसका रुख गेट की जानिब था। दाखिली गेट हनूस बंद था। मेरी नजर बरामदे की तरफ लौट आई। वहां रखी हुई खाली कुर्सी दिखाई दी, अलबत्ता गन अभी तक वहीं मौजूद थी। इसका मतलब था कि नजीर अली ज्यादा दूर नहीं गया होगा। अभी तक मैंने उन 2 अफराद के सिवा किसी और इंसान के आसार नहीं देखे थे। लगता था बंगला सन्नाटे और खामोशी में डूबा हुआ है। मैं नहीं जानता था जेडी मलिक से किन हालात में सामना होगा और ना ही मुझे ये मालूम था कि कितने आदमियों से मुझे निपटना होगा। मुझे जो कुछ भी करना था जल्द अज जल्द ही करना था। मैं दबे कदमों बरामदे की तरफ रेंग गया। उस गन को वहां से हटाना जरूरी था। मैं इन दोनों से छेड़छाड़ किए बगैर बंगले के अंदरूनी हिस्से तक रसाई हासिल करना चाहता था, लेकिन मैं जैसे ही कुर्सी के पास पहुंचा किसी शय से मेरा पांव उलझ गया। नीम तारीकी के बायस मैं देख ना पाया था कि वो क्या चीज थी। बहरहाल उसकी आवाज ने मुझ पर हकीकत खोल दी। छन्नाके की तेज आवाज ने फिजा में इरताज पैदा किया और कांच का बर्तन चकनाचूर हो गया। गालिब इम्कान इस बात का था कि वो कोई पानी वाला जग वगैरह रहा होगा। मैं बिजली की सूरत से उछलकर एक स्टून की आड़ में हो गया। ये एक ऐसा वाक्य नहीं था कि चौकीदार अपने कैबिन में खामोश बैठा रहता। दूसरे ही लम्हे उस आवाज ने मेरी समाज से गुफ्तगू की। क्या हुआ नजीर, तुमने क्या तोड़ डाला? मैं सांस रोके स्टून की ओट में खड़ा रहा। अगर नजीर चौकीदार के सवाल का जवाब देता तो बात आगे ही हो जाती। जब चौकीदार का जवाब नहीं मिला तो वो सूरत हाल का जायजा लेने के लिए दोबारा उस तरफ आ गया। ये बड़े ही अहम लम्हात थे। मुसल्ला चौकीदार ने मेरा काम आसान कर दिया। अगर मैं उसकी तरफ पेशकदमी न करता तो मुझे उस तक पहुंचने की जहमत करना पड़ती। मैं सतून के पीछे उस जाविये से छुपा खड़ा था कि चौकीदार मुझे नहीं देख सकता था। देखते ही देखते वो मेरे इंतहाई करीब आ गया। उसकी पुष्ट मेरी जानब थी। फिर उसकी हैरत भरी आवाज उभरी, नजीर तो यहाँ मौजूद नहीं, फिर ये जग कैसे टूट गया? ऐसे टूट गया। मैंने गंभीर सरगोशी की। वो यकबारगी उछलकर ऐसे पलटा जैसे जहरीले बिच्छू ने अचानक उसे डंक मार दिया हो। नीम तारीकी में हमारी आंखें एक लम्हे के लिए चार हुई। फिर इससे पहले कि वो किसी किस्म की जुबानी या अमली कार्रवाई करता, मैंने एक झटके से एक फ्रंट पुश किक उसके सीने पर रसीद कर दी। वो ऊं की आवाज निकालते हुए बरामदे के पुख्ता फर्श पर गिरा था। इत्तेफाक से ये वही जगह थी जहां कांच की किरचियां पड़ी थी। चौकीदार तकलीफ की शिद्दत से करा उठा। मुझे फौरन अपनी गलती का एहसास हो गया। कोई आवाज पैदा किए बगैर मुझे इससे निपटना चाहिए था। बहरहाल अब तो ये गलती हो चुकी थी। मैं बड़ी तेजी से स्तून की आड़ से निकल आया। चौकीदार ने जमीन पर पड़े पड़े अपनी क्लाशनकोफ का रुख मेरी समझ फेरना चाहा, मगर मैंने उसे इस हरकत का मौका नहीं दिया। मेरे जॉगर पौच पांव की एक तूफानी ठोकर उसके गन वाले हाथ पर पड़ी। गन उसकी गिरफ्त से छूटकर दूर जा गिरी। वैसे भी एक हाथ से वो क्लाशनकोफ पूरी तरह संभाल नहीं पाया था। ये इसका खुद हिफाजती में किया गया एक फितरी अमल था। मेरी तवक्का के बरखिलाफ जमीन पर गिरे हुए गैर मुसल्ला चौकीदार ने एक लंबी लौट लगाई और दोबारा गन तक रसाई हासिल करने की कोशिश की। मैं इससे पहले गन तक पहुंचा और उसके चेहरे पर एक नीची किक मारी। वो इस तकलीफ को बर्दाश्त न कर सका और बेतरा बिलबिला उठा। उसी लम्हे एक घबराई हुई आवाज सुनाई दी, फरियाद खान, क्या हो रहा है? उसके साथ ही कदमों की चाप भी उभरी। इससे पहले कि फरियाद नामी चौकीदार को पुकारने वाला मौका वारदात पर पहुंच जाता, मैंने फरियाद का रास्ता रोकने के लिए एक हाथ मजबूती से उसके मुंह पर जमा दिया और कमर में हाथ डालकर उसे घसीटते हुए एक तारीख गोशे में ले गया। वो अपने मुंह से मेरा हाथ हटाने की कोशिश करने लगा। जब बस न चला तो उसने एक खालिस्तन जनाना हरकत की। उसने अपने नाखूनों से मेरा चेहरा नोचना चाहा। मैंने एक जोरदार झटका देकर उसकी ये कोशिश नाकाम बना दी। उसी लम्हे मलगजे उजाले में मुझे नजीर की सूरत दिखाई दी।
वो सीधा मेरी ही तरफ आ रहा था। गालबन उससे मुझे फरियाद के साथ गुत्थम गुत्था देख लिया था। मैंने फरियाद की गर्दन में हाथ डालकर एक नपातोला महसूस झटका दिया। वो मेरी बाहों में झूल गया। कम से कम 2 घंटे तक वो वापस आने वाला नहीं था। इस कार्रवाई से फारिग होने के बाद मैं उठकर खड़ा ही हुआ था कि नजीर मेरे रूबरू पहुंच गया। हम इतने फासले पर खड़े एक दूसरे के बाहु भी देख रहे थे। उसने तहकमाना लहजे में पूछा, कौन हो तुम और इस बंगले में कैसे दाखिल हुए? मैं तुम्हारी मौत हूँ, मैंने सरसराती हुई आवाज में कहा, और मौत को कहीं भी आने जाने के लिए इजाजत की कतई जरूरत नहीं होती। तुमने? मेरी बात खत्म होने से पहले ही उसने मुझसे पूछा। ये एक देसी किस्म का जारहाना अटैक था कि उसने मुझ पर हमला कर दिया। मैंने एक जानब हटकर उसका वार हाली कर दिया। वो अपनी ही जोंक में आगे जा गिरा। मैंने पलट कर देखा तो चौंक उठा। नजीर फरियाद की क्लाशनकोफ के बहुत ही करीब जाकर गिरा था। उसने एक लम्हा मेरी जानब देखा और गन की तरफ हाथ बढ़ाकर मुसल्ला हो गया। फिर इससे कबल कि वो मुझ पर फायरिंग करता, मैंने फरज पर साइड रोल किया और कुर्सी की तरफ निकल गया। उसी लम्हे फायरिंग की आवाज से फिजा गूंज उठी। नजीर ने मुझे निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन मेरी फुर्ती ने और मेरे बरवक्त साइड रोल ने उसका निशाना हटा कर दिया। नतीजे में उसे एक नाकाबिले तलाफी नुकसान उठाना पड़ा। उसकी गन से खारिज होने वाली गोलों ने बेहोश फरियादा के बदन को छेद डाला था। नजीर अली सन्नाटे में आ गया। उसका सन्नाटा टूटने से पहले ही मैं उसके सर पर पहुंच गया। जब वो होश में आया तो गन के इस्तेमाल का वक्त बीत चुका था। मैंने उसके सीने पर एक जबरदस्त डबल पुश किक रसीद कर दी। वो पुश के बल बरामदे के पुख्ता फर्श पर गिरा। क्लाशनकोफ उसके हाथ से निकल गई थी, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो उठकर खड़ा हो गया। न सिर्फ खड़ा हो गया बल्कि उसने जवाबन मुझ पर हमला भी कर दिया। वो मेरी तवक्का से ज्यादा फुर्तीला साबित हो रहा था। उसने एक नीची राउंड हाउस चलाई। ये नी शॉट से मुशाबा एक बिलो दी बेल्ट किक थी। उसकी इस जिसारत से अंदाजा हुआ कि वो मार्शल आर्ट से भी वाकिफ है। मैंने बड़ी ही चाबकदस्ती से उसके किक वाले पांव को पकड़कर उसे मरोड़ा देकर उसे दूर उछाल दिया। वो बरामदे से बाहर उछलकर जा गिरा। कोई और मौका होता तो मैं उसके इस फन को नापने की कोशिश जरूर करता। उसे फायरिंग करके मेरे लिए तशवीश की फिजा तहलीक कर दी थी। किसी भी लम्हे बंगले के अंदर मौजूद अफराद इस तरह मुतवज्जा हो सकते थे। नजीर जैसे ही उठकर खड़ा हुआ, मैंने उसे एक साइड किक मार दी। वो संभलने से पहले एक मरतबा फिर दूर लुढ़क गया। मैं लपक कर उसके करीब पहुंचा और उसे उठने का मौका दिए बगैर पैदर पै उसके चेहरे पर 4-5 ठोकरें रसीद कर दी। वो दोनों हाथों से खुद को बचाने की कोशिश करने लगा और उस कोशिश के दौरान ही उसने मेरा पांव पकड़ लिया। उसके साथ ही वो पुख्ता फर्श पर पड़े हुए रोलिंग करने लगा। ये 2 तरफा रोलिंग थी। मैं उलझकर गिर पड़ा। उसी लम्हे दरवाजा खुलने की आवाज आई और फिर दौड़ते हुए कदमों की आवाज उभरी। मैं पलक झपकने में समझ गया बंगले के अंदर मौजूद अफराद हमारी तरफ मुतवज्जा हो गए थे। मैंने एक लंबी लौट लगाई और क्लाशनकोफ तक रिसाई हासिल की। वहां एक किंग साइज संगी गमला रखा था। मैंने समटकर उस गमले के अकब में पनाह ले ली। उसी वक्त 2 अफराद मेरी निगाह में आ गए। वो बंगले के अंदरूनी हिस्से से निकलकर बरामदे में जाहिर हुए थे। वो मुझे देख नहीं सकते थे। जब मैं एक खास जाविये से उन्हें देख रहा था, वो दोनों भी मुसल्ला थे और इस दौरान में नजीर उठकर खड़ा हो चुका था। उनमें से एक ने नजीर से पूछा, ये फायरिंग की आवाज कैसी थी? कोई दुश्मन अंदर घुस आया है, नजीर ने बताया। उसने चौकीदार फरियाद को कत्ल कर दिया है और मुझे भी मारने की कोशिश। वो सरासर गलत बयानी से काम ले रहा था। क्या आप बक रहे हो? दूसरे शख्स ने धाड़ कर कहा। आप खुद देख लें, नजीर ने कहा। उधर फरियाद की लाश पड़ी है और वो दुश्मन भी यहीं कहीं छुपा हुआ है। वो लोग नजीर की बात को यकसर नजरअंदाज नहीं कर सकते थे क्योंकि फरियाद का बेजान जिस्म उनकी निगाह में आ चुका था। इन दोनों ने मानी है इस निगाहों से एक दूसरे को देखा। फिर एक ने नजीर से पूछा। उसके पूछने में गहरी तशवीश पाई जाती थी, वो शैतान कहाँ छुपा है? उधर नजीर ने गमले की जानिब इशारा किया क्योंकि अब वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने बड़ी आहिस्तगी से अपना जाविया तब्दील कर लिया था। मैं दम साधे उनका इंतजार करने लगा। जल्द ही मुझे अपने करीब उनके कदमों की आवाज सुनाई दी। मैं अलर्ट हो गया। फिर जैसे ही वो संगी गमले के पहलों में पहुंचे, मैं अचानक उठकर खड़ा हो गया। वो बौखला गए। मैंने इस बौखलाहट का फायदा उठाया और उन्हें गन्ने सीधी करने का मौका तक न दिया। मैंने क्लाशनकोफ को थामे हुए गमले के अकब से हाई जंप लगाई, फिर उड़ते हुए उनकी तरफ आया। वो दोनों मेरा धक्का खाकर जमीन बोस हो गए। मैंने हैंड स्प्रिंग लगाया और उछलकर अपने कदमों पर खड़ा हो गया। उन दोनों ने भी फर्श पर क़याम की जरूरत महसूस नहीं की और फौरन उठकर मेरे मद्दे मुकाबल जम गए। हथियार अभी तक उनके हाथों में यारी निभा रहे थे। मैंने उन्हें डाज देने के लिए एक बैठक लगाई। उन्होंने बड़ी ही सूरत से अपनी गोलियों से मुझ पर फायरिंग की, लेकिन मैं उनके टारगेट पर मौजूद होता तो वो मुझे गोलियों का निशाना बनाते।
میں نے بیٹھک کی تکمیل کے ساتھ ہی ایک مرتبہ پھر ہائی جمپ لگائی اور ان کے اوپر سے گزرتے ہوئے عقب میں پہنچ گیا، اور پھر ان کے پلٹنے سے قبل ہی میں نے ان کی پشتوں پر ڈبل فرنٹ فلائنگ ککس جڑ دیں۔ وہ دونوں ایک جھٹکے سے منہ کے بل پختہ فرش پر گرے۔ میں اچک کر ان کے قریب پہنچا اور انہیں ٹھوکروں پر رکھ لیا۔ زمین بوس ہوتے وقت گنے ان کے ہاتھوں سے نکل گئی تھی۔ میں نے دوبارہ انہیں مسلح ہونے کا موقع نہیں دیا۔ وہ دونوں تابڑ توڑ حملے کر رہے تھے، میں بھی جواباً انہیں بری طرح پیٹ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ ہانپنے لگے۔ میں نے ہاتھ پاؤں کے ساتھ کلاشنکوف کا بٹ بھی استعمال کیا تھا، تاہم فائرنگ سے میں نے اجتناب ہی برتا تھا۔ جب تک انتہائی ناگزیر نہ ہو جاتا مجھے ہاتھ پاؤں ہی سے ہی کام چلانا تھا۔ یہ کسر نذیر نے پوری کر دی۔ اس دوران میں اسے اپنی کلاشنکوف تک پہنچنے کا موقع مل گیا تھا جو کرسی کے ساتھ ٹکی ہوئی تھی، اور اب وہ مجھ پر فائرنگ کر رہا تھا۔ اگر وہ ہوش مندی سے نشانہ لیتا تو شاید مجھے شکار کرنے میں کامیاب ہو جاتا، مگر وہ بکھلاہٹ امیز انداز میں بے دریغ فائرنگ کر رہا تھا۔ پھر ہمارے درمیان فاصلہ اور اینگل بھی حائل تھا۔ میں نے اس کی فائرنگ سے محفوظ رہتے ہوئے ایک طویل برسٹ مارا۔ جواب میں نذیر کی چیخیں بلند ہوئی۔ وہ میری فائرنگ کی زد میں آ چکا تھا، اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اسی لمحے عقب سے کسی نے مجھے جکڑ لیا۔ وہ ان دونوں میں سے ایک تھا۔ میں نے اپنے قدموں پر رہتے ہوئے اپنی باڈی کو ٹوسٹ کیا اور ایک جھٹکے سے گھوم گیا۔ اگر دبوچنے والا مجھے آزاد کر دیتا تو اس کے ساتھی کی بچت ہو جاتی، لیکن اس کے بالعکس نتائج برآمد ہوئے۔ میرا جھٹکا کھا کر وہ بھی گھوم گیا اور اس کی ٹانگیں دوسرے شخص کے منہ پر لگی اور کسی ہائیڈرولک مشین کے ہینڈل کی ٹھوکر تھی۔ متاثرہ شخص بلبلاتے ہوئے زمین بوس ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی میں نے الٹی جمپ لگائی اور پش کے بل زمین پر گرا۔ یہ ریسلرز کا ایک محسوس داؤ ہوتا ہے، وہ اپنے اوپر لدے ہوئے شخص سے اپنی اسی طور نجات حاصل کرتے ہیں۔ زمین سے ٹکراؤ کے نتیجے میں اس شخص کے حلق سے غوں جیسی ایک مبہم آواز خارج ہوئی۔ اسی لمحے میں نے اپنی دونوں کوہنیاں اس کے پیٹ میں رسید کی اور بیک رول کرتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میرے قدموں کے نزدیکی دوسرا شخص چاروہانے چت پڑا تھا۔ اس کے وجود میں مجھے موہوم سی جنبش محسوس ہوئی۔ میں نے اس کے سینے پر ایڑی کی ضرب لگائی۔ اس کے وجود نے ایک زبردست جھٹکا کھایا، پھر ساکت ہو گیا۔ میں نے جھک کر اس کا جائزہ لیا۔ وہ زندہ تھا، تاہم اس کے فعال ہونے کا فوری امکان نہیں تھا۔ میں نے اس کے ساتھی کو چیک کیا، وہ بھی میرے رویے سے ناراض ہو کر عارضی خاموشی اختیار کر چکا تھا۔ ان کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد میں کھلے ہوئے دروازے کی جانب بڑھ گیا، وہ دروازہ جس میں سے تھوڑی دیر پہلے یہ دونوں برآمد ہوئے تھے۔ میں محتاط قدموں سے چلتے ہوئے دروازے کے پاس پہنچا، پھر میں نے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے اندر قدم رکھ دیا۔ اندرونی حصے میں ہنوز خاموشی اور سناٹے کا راج تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں آیا کہ پتہ نہیں وہاں کوئی موجود تھا بھی یا نہیں۔ اگر وہاں کوئی موجود تھا تو پھر وہ گہری نیند میں ہوگا۔ میں نے جے ڈی ملک کی تلاش میں ابتدائی 2 کمرے اور لاؤنج دیکھ ڈالے، لیکن وہ مجھے کہیں دکھائی نہ دیا۔ اس سے میری تشویش میں اضافہ ہو گیا۔ اگر جے ڈی ملک میرے ہتھے نہ چڑھتا تو پھر یہ ساری محنت بیکار چلی جاتی۔ میں وہاں سے ناکامیاب نہیں لوٹنا چاہتا تھا۔ آئندہ 10 منٹ میں نے سنگل سٹوری بنگلے کا کونا کونا جھانک ڈالا، لیکن جے ڈی ملک یا کوئی اور شخص مجھے نظر نہ آیا۔ میری تشویش انتہا کو پہنچ گئی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ میں نے اپنے مطلوبہ مقام پر ہی چڑھائی کی تھی۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہاں موجود افراد سے جے ڈی ملک کے بارے میں پوچھوں۔ ان 4 میں سے 2 افراد انا للہ ہو چکے تھے، باقی 2 افراد کو میں گہری نیند سلا کر اندرونی حصے میں داخل ہوا تھا۔ میں نے باہر جانے سے پہلے ایک مرتبہ پھر بنگلے کی تلاشی لی، لیکن مجھے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ میں تیز قدموں سے چلتے ہوئے ایک مرتبہ پھر برآمدے میں نکل آیا۔ نذیر علی اور فریحاد ہاں سوال و جواب کی دنیا سے بہت ہی دور جا چکے تھے۔ میں نے دونوں افراد کا تنقیدی معائنہ کیا، ان میں سے ایک کی حالت مجھے بہتر لگی۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد میں اسے ہوش میں لا کر جے ڈی ملک کے بارے میں پوچھ سکتا تھا، لیکن یہ کوشش کھلے عام کرنا مناسب نہیں تھا کیونکہ اب باقاعدہ اجالا پھیل چکا تھا۔ میں نے اچھی حالت والے شخص کو بغلوں میں ڈال کر اسے گھسیٹنا شروع کیا اور پھر تھوڑی سی کثرت کے بعد میں اسے کچن تک لانے میں کامیاب ہو گیا۔ یہی پروسیجر میں نے دوسرے کے ساتھ بھی دہرایا۔ وہ کام کا نہ صحیح، لیکن میں اسے اپنی نگاہ میں رکھنا چاہتا تھا۔ اس موقع پر میں کوئی رسک لینے کو تیار نہیں تھا۔ نذیر علی اور فریاد ہاں کی طرف سے ہر خطرہ ٹل چکا تھا۔ میں اپنے مطلوبہ بندے پر تھوڑی محنت کی۔ پانی کی چھینٹے جب کارگر نہ ہوئے تو میں نے چمٹا گرم کر کے اس کے تلووں کی سنکائی شروع کر دی۔ میری یہ خدمت سے راست نہ آئی اور اسے پاؤں چھڑکتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ مزید 10 منٹ کی کوشش کے بعد وہ بولنے کے قابل ہو گیا تو میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیا نام ہے تمہارا؟ تھوڑے تامل کے بعد اس نے جواب دیا کہ سکندر۔ جے ڈی ملک کہاں ہے؟ اس کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا وہ جواب دیتے ہوئے ہچکچا رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا ملک صاحب کہاں گئے ہیں، تم کون ہو؟ میں تمہارا مجازی باپ ہوں۔
میں نے ہونہار لہجے میں کہا، اور لگتا ہے تم میرے سوال کا جواب نہیں دو گے، مجھے تمہارے حقیقی باپ سے پوچھنا پڑے گا، کیا تمہارا باپ زندہ ہے؟ سوال ختم کرتے ہی میں نے چولہے پر سے گرم چمٹا اٹھا لیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے دائیں سے بائیں لہرانے لگا۔ وہ خوفزدگی کے عالم میں مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میرے باپ کا کافی عرصے پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔